पारितंत्र का बेसिक परिचय हो गया है। अब हम लोग लगे हाथों एक टॉपिक पढ़ेंगे जो क्वेश्चन मार्क पीछे आप लगाए थे, पारिस्थितिकी। तो चलिए इसको मिटाता हूं और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, पारिस्थितिकी। बहुत ज़रूरी है उसको भी जानना, क्योंकि उससे भी प्रीलिम्स में अलग अलग राज्यों में कई बार क्वेश्चन आ गए हैं और आपके भी एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। चलो तो हेडिंग डाल लो, इकोलॉजी। हेडिंग क्या है, इकोलॉजी, जिसको हम बोलेंगे क्या, पारिस्थितिकी। अभी पीछे मैंने आपको बात समझा दिया था, फिर एक बार देखो, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। अब पहले ही मैंने आपको पीछे बता दिया कि ये क्या है। सबसे पहले दिमाग में रख लो कि पारितंत्र के अध्ययन को, पारितंत्र के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। पारितंत्र के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। अब थोड़ा सा इसको और विशेष अगर आप जोर दे के देखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो भाई, पारितंत्र का डेफिनेशन ही हमने क्या देखा कि वातावरण के या जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण ना बोलो, पर्यावरण बोलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शब्द का चुनाव सही होना चाहिए, पर्यावरण शब्द सही है। पर्यावरण के जो दोनों घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अंतर क्रिया हो रही है। और इनके बीच में होने वाली अंतर क्रिया से क्या बन रहा है, एक तंत्र या व्यवस्था बन रहा है। उसी तंत्र को क्या बोलते हैं, पारितंत्र। तो हम क्या बोल सकते हैं, पारिस्थितिकी का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि पर्यावरण के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को, व्यवस्था यहाँ नहीं है, अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को, अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी का डेफिनेशन एकदम इजी हो गया, क्योंकि पारितंत्र हमको आइडिया है। अच्छा, थोड़ा नामकरण इसका करके देख लेते हैं कि क्या है। तो जो इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी का अगर नामकरण देखोगे, इकोलॉजी का इटाइमोलॉजी या इसी को नामकरण बोलते हैं। तो ये एक ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। और ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है, ओइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ओइकोनोमिया बोलते हैं वहाँ। तो ओइकोलॉजी और ओइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पीछे अभी आपने हिंट ले लिया था, ओइकोस, और कुछ लोग ओकोस पढ़ते हैं, और दूसरा होता है लोगोस। ये तो बार बार ही सुनते हैं हम लोग, बायोलॉजी में भी सुने हैं। ओइकोस मतलब क्या होता है, तो ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट या आवास। पीछे अभी मैंने समझा दिया आपको। तो आवास, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हैबिटेट। और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी, या इसी को हम बोलते हैं क्या, अध्ययन। तो देखो शब्दार्थ ही इसका निकल के आ रहा है क्या, जो इकोलॉजी है इसका शब्दार्थ निकल के अपने आप में आ रहा है क्या, इसका शब्दार्थ ही इसके परिभाषा को बता रहा है कि आवास से बने तंत्र का अध्ययन ही क्या है, पारिस्थितिकी है। पीछे हमने देखा कि आवास से बने व्यवस्था को क्या बोलते हैं, पारितंत्र। तो ये क्या है, आवास से बने व्यवस्था के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। ये तो शब्द से केवल अर्थ निकला है, लेकिन हमने देख लिया कि इसका रियल डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि जैविक पर्यावरण के जैविक घटकों एवं अजैविक घटकों के बीच होने वाली विभिन्न प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। अब थोड़ा फैक्ट देखो, फिर इसको बाद लिखवा दूंगा अभी। अब जो ये इकोलॉजी शब्द है ना, इकोलॉजी, ये इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ऐसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं,
राजस्थान के आरपीएससी जो टीचर की भर्ती होती है उसमें क्वेश्चन ये पूछा था। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अगर किसी ने किया, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग एक विद्वान थे जिनका नाम था रीटर। आप देखोगे एनसीईआरटी में भी रीटर बोला है। रीटर ने सबसे पहले किया था, बड़ा नाम है, अपने को उतना नहीं, रीटर दिमाग में रखो कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रीटर ने। सन को लेकर थोड़ी समस्या आती है कि किस सन में, बट मैक्सिमम जगह पे 1868 लिखा है, तो मैं आपको 1868 ईस्वी लिख देता हूँ, दिमाग में इसको रखिएगा। कई जगह 1885 भी लिखा है, कई मल्टीपल सोर्सेस मैंने देखा, तो ज़्यादा 1868 मुझे प्रमाणिक लगा। इकोलॉजी सबसे पहले, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर ने किया 1868 में, और इसके जस्ट बाद 1869 में एक और विद्वान आए जो जर्मनी के प्राणी शास्त्री थे, जूलॉजी के विद्वान थे, जर्मन प्राणी शास्त्री जूलॉजिस्ट था, जर्मन जूलॉजिस्ट, जिसका नाम था क्या? ERNST, अर्नस्ट हैकल, इंग्लिश में बोलते हैं HEACKEL, अर्नस्ट हैकल। हम लोग हिंदी में लिख देते हैं ऐसे, अर्नेस्ट भी कहीं लिखते हैं लोग, अर्नेस्ट हैकल हम लोग लिख देते हैं ऐसे, हैकल, कुछ लोग हैकल भी बोलते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल साहब ने क्या किया, किताबों में अक्सर देखोगे लिखा रहता है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नस्ट हैकल ने किया, कई किताबों में लिखा हुआ है, बट रीटर ने पहले किया था। अर्नस्ट हैकल ने क्या किया? तो हैकल ने ये जो इकोलॉजी शब्द है, इस इकोलॉजी शब्द को सही तरीके से परिभाषित किया, सही तरीके से परिभाषित किया कि इसका मतलब क्या होता है, इस पर विशेष फोकस करके इसको समझाया। और इसलिए कई किताबों में आप देखोगे तो ऐसा लिखा होगा कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अर्नस्ट हैकल ने किया है या अर्नेस्ट हैकल ने किया है। बट अब आपके अंदर आ रहा होगा डाउट कि अब क्या करेंगे एग्जाम में अगर आ गया तो अगर एग्जाम में आपको आता है कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप लिखिएगा रीटर। अगर बोलता है इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले, इकोलॉजी शब्द को परिभाषित किसने किया, तो क्या लिखेंगे? हैकल। और मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें दोनों नाम हैं, तो एमपीपीएससी के तो आदत है कि दोनों को ही सही करेगी, वो फिर बच्चे कोर्ट में जाएंगे दोनों सही करेंगे। कई जगहों पे हैकल लिखा है, लेकिन सही मामला यही है कि प्रयोग इसने शब्द का किया था, इसने इसको ठीक से परिभाषित किया था। अभी इतनी बात थोड़ा सा आप लिख लो, एक बार मैं बोल देता हूँ, ये तो बना ही लिए होगे, बट नीचे थोड़ा सा इसका व्याख्या लिख लो और फिर थोड़ा सा आगे हम इसमें बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी को छोटे लेवल पे पढ़ना है, हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। वैसे भी ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, लेकिन हमें बेसिक लेवल पे इसको पढ़ के यहीं छोड़ देना है इसी 00 लेक्चर में। वह फर्स्ट लेक्चर से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधे पारितंत्र को ही पढ़ते जाना है। इसके कंसेप्ट वहीं पर जहाँ लगाना होगा लगाते रहेंगे। तो लिखो, किसके बारे में लिखोगे? पारिस्थितिकी के बारे में लिखो, पारिस्थितिकी के बारे में बोले, लिखो किसी जीवित जीव का उसके भौतिक एवं जैविक वातावरण के साथ, किसी जीवित ही लिखना है, मरे हुए जीव का क्या, किसी जीवित जीव का उसके भौतिक एवं जैविक वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही, पारस्परिक आपस में जो संबंध है, पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसे प्रायः जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में माना जाता है। इसे प्रायः जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है या माना जाता है, जो आपको लिखना है लिख लीजिए। अगर आप देखोगे ना तो ये
7वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी पर्यावरण एवं जीव का अन्योन्य क्रिया बताया हुआ है। 7th क्लास की एनसीईआरटी की बात कर रहे हो, एकदम बच्चे लेवल की जो है। और थोड़े बड़े लेवल पे आओगे तो क्लास 12th का जीव विज्ञान में जाना। क्लास 12th का जीव विज्ञान, उस जीव विज्ञान का 2 चैप्टर नंबर 14 पारिस्थितिकी है और चैप्टर नंबर 15 जो है पारितंत्र है। तो ये आपका होमवर्क भी है। होमवर्क बोल रहे थे ना कि होमवर्क नहीं मिला, तो ये होमवर्क है, इसको पढ़िएगा। जब तक पारितंत्र खत्म नहीं होगा तब तक आपको यही 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 14 और 15। शायद 13 है, देख लेना एक बार। मुझे लग रहा है 13 और 14 है। 13 और 14 चैप्टर आपको पढ़ना है। 15 तो जैव विविधता वाला था। तो इसके जस्ट नीचे लिख लो, इसके जस्ट नीचे लिखो, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विद्वान रीटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विद्वान रीटर ने किया था, जबकि सन वगैरह सब तो डायग्राम में बन ही गया है, तो बस नॉर्मल लिख लो। जबकि इकोलॉजी शब्द की व्याख्या भली भांति जर्मन प्राणी शास्त्री हैकल के द्वारा किया गया था। हैकल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पूर्ण व्याख्या करके इसने क्या किया, परिभाषित किया था। पूर्ण व्याख्या किया उसको और परिभाषित किया। तो ये बात आपको दिमाग में आ गई। अब इतनी बात अगर आ गई तो ये सब तो लिख ही लिए हो कि इटाइमोलॉजी वगैरह सब बना ही लिए हो। तो इसको मिटाता हूं और थोड़ी सी बात और करके इसको ख़त्म करते हैं। इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट देखो। कई बार एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 देखना 11th-12th क्लास का, तो उसमें कुछ और भी फैक्ट इसमें दिया गया है। थोड़ा सा फैक्ट और समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इकोलॉजी के फादर कौन है। ये मत बोलना सर इकोसिस्टम के फादर आप नहीं बताए, वो तो एक व्यवस्था है ना, उसका अध्ययन यहाँ किया जा रहा है तो अध्ययन में फादर बनेंगे। तो इकोलॉजी के जनक के रूप में अगर कभी प्रीलिम्स में आपको नाम आता है तो ध्यान रखेंगे ओल्ड फादर कौन है, बुढ़ा पिता कौन है। जो भी फैक्ट है सब मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इसका जो ओल्ड फादर है वो भी जर्मन ही था, जिसका नाम है क्या, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर एक ही आदमी का नाम है, देख लेना स्पेलिंग, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। DT आता है, हम्बोल्ट। इसको बोला जाता है कि ये ओल्ड फादर है। एक और जगह पे आप देखोगे इसका जो मॉडर्न आधुनिक इकोलॉजी के फादर, आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो एक ब्रिटिश व्यक्ति था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या है, जी एवेलिन हचिनसन। गजब का नाम है, जी एवेलिन, देख लेना स्पेलिंग, एवेलिन हचिनसन। हच कंपनी सुने होंगे जो आज वोडाफोन हो गई है, उसका भी हचिनसन। तो हचिनसन, ये इनको कहा जाता है, जी एवेलिन हचिनसन को मॉडर्न पिता। लेकिन कई जगह किताबों में आप देखोगे तो केवल पिता के रूप में किताबें बताती हैं किसको, ईपी ओडम को। बट ईपी ओडम सच कहें तो है नहीं, कीट विज्ञानी थे अमेरिका के, ये यूएसए के कीट विद्वानी थे। 2 भाई ये लोग थे, काफ़ी काम किए हैं जैव विविधता पर और इकोलॉजी में। तो कई जगहों पे इसको भी लोग बताते हैं। फिर आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। पहली बात तो कि ऐसे क्वेश्चन रेयर में पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो मॉडर्न पिता इसके जी एवेलिन हचिनसन कहे जाते हैं। ओल्ड फादर अगर आता है तो एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। और इसको तो मैंने आपको पर्यावरण और मानव संबंध में भी बताया था ना, हम्बोल्ट के बारे में। और कई जगहों पे ईपी ओडम का नाम आएगा, तो ईपी ओडम को भी आप दिमाग में रखें। अब लगे हाथों बात आती है कि ये तो वर्ल्ड इकोलॉजी की बात है, वर्ल्ड इकोलॉजी के जनक की बात है। आप एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी को हम बेस मानते हैं। तो भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है, मतलब भारतीय इकोलॉजी के जनक का अगर नाम देखोगे तो भारतीय इकोलॉजी के जनक हैं बिहार के गया में एक गांव है, गांव का नाम तो पढ़ा था मेरे दिमाग में, बोधी या कुछ ऐसा नाम है गांव का। उनका नाम है
रामदेव मिश्रा, ठीक है ना। तो ये रामदेव मिश्रा, ये आप जाके एनसीईआरटी में से इनका परिचय भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत, चैप्टर नंबर 13 में 12th क्लास के बायो के। रामदेव मिश्रा जी को कहा जाता है भारतीय इकोलॉजी का जनक। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बोल रही है। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका बेस एनसीईआरटी ही है। प्रामाणिकता को मैच करने के लिए एनसीईआरटी को ही लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रामदेव मिश्रा जो हैं इनको भारतीय इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। आपको दिमाग में रखेंगे ये वाली बात। अब एक बात और आपको, हाँ, उनके गांव का नाम क्या था? दोभी। इनके गांव इकोलॉजी, इनका जो जन्म हुआ है ना DOBHI, दोभी में। और ये कहाँ है? गया, और गया बिहार में है। तो गया के बाकी रामदेव मिश्रा जी के बारे में आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कभी पूछेगा कि भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा बताएंगे। अब आपके लिए थोड़ा सा 1-2 बातें और यहाँ करके इसको ख़त्म ही करते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी को बहुत ज़्यादा हमें हवा देना नहीं है अभी। यहाँ ये बना लिए होंगे आप, तो ये रीटर को मैं यहाँ से हटा के 1-2 बातें और यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद काम ख़त्म करते हैं इसका। कि जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी अपने आप में क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा हम बोल रहे हैं, लेकिन आज ये भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, तमाम प्रकार की चीज़ों को मिलाकर पढ़ा जा रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर आ गया है ये। तो पारिस्थितिकी कई उपखंड हैं। जैसे पारिस्थितिकी में हमने देखा क्या है कि जीवों, जो जीव हैं, जीव कौन है? एक तो पादप और दूसरे कौन है? जंतु। तो पादप और जंतु के बीच जो अन्योन्य क्रिया हो रही है इनके अजैविक घटक से, उनका अध्ययन है क्या? अजैविक घटक के साथ जो अन्योन्य क्रिया है उसी का अध्ययन है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी आप देखोगे कई प्रकार की आ जाएगी। पारिस्थितिकी के कई उपखंड हैं। जैसे केवल पादप का इनके अजैविक घटक से कर लो, केवल पादप अपने अजैविक घटकों से जो अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? पादप या प्लांट इकोलॉजी, पादप इकोलॉजी। और जंतु जो कर रहे हैं अजैविक घटक से, केवल जंतु और अजैविक घटक जो आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? जंतु या वातावरण बोल दो। अजैविक घटक नहीं बोलना है तो आप वातावरण या पर्यावरण बोल लो। जंतु जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं जंतु इकोलॉजी। अब इकोलॉजी बोलना आधा हिंदी आधा इंग्लिश चल जाएगा, एनिमल इकोलॉजी। और इन दोनों को मिलाकर एक साथ जो बोलते हैं वो क्या है? बायो इकोलॉजी। बायो इकोलॉजी, सही नाम इसका होगा क्या? बायो इकोलॉजी। और ये 2 विद्वानों ने बोला था। बायो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 2 विद्वान थे, एक था सेल्फोर्ड और एक था क्लीमेंट्स। इसका नाम मैं आपको अनुक्रमण में सुनाऊंगा। सेल्फोर्ड और क्लीमेंट्स, इन दोनों ने किया था। सेल्फोर्ड है, टॉ है, सेल्फोर्ड और क्लीमेंट्स। क्लीमेंट्स के बारे में आगे बहुत पढ़ना है, इसका नाम कई बार आएगा। तो सेल्फोर्ड और क्लीमेंट्स ने बोला कि जंतु और पादप दोनों का आपस में और अपने वातावरण से जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं उसको बायो इकोलॉजी बोलेंगे। केवल पादप का अपने वातावरण से जो हो रहा है उसको पादप इकोलॉजी बोलेंगे। केवल जंतु का अपने वातावरण से जो हो रहा है उसको जंतु इकोलॉजी बोलेंगे। तो ये सब छोटी मोटी कुछ बातें थी, इनको आप दिमाग में रखिएगा। एक फैक्ट के तौर पे स्टार में जरूर लिख लो, क्योंकि इकोलॉजी जब पारितंत्र का अध्ययन है ना, तो स्टार बना के लिख लो कि इकोलॉजी पारितंत्र का अध्ययन ही है। तो इसमें इसकी एक आधारभूत इकाई क्या होती है? अगर कोई पूछ लेगा कि बताओ पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई क्या है, पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? जीव। जो जीव होते हैं वही, अब जीव में तमाम प्रकार के जीव हमने पढ़ा है, तो जीव को कहा जाता है कि वो पारिस्थितिकी के आधारभूत इकाई हैं। तो नीचे लिख लो, एक लाइन लिखना हो तो, पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई, पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई जीवों को माना जाता है। आधारभूत इकाई जीवों को माना जाता है। तो पारिस्थितिकी के बारे में हमें इतना बस जानना है, इससे ज़्यादा जानने की भी आवश्यकता हमको है नहीं।
और जो दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 01, ये तो 00 लेक्चर था। लेक्चर 01 में पढ़ेंगे पारितंत्र से शुरू करेंगे, पारितंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, और फिर धीरे धीरे पोषण स्तर, बाकी जो भी बताया मैं पिछले, मतलब अभी जो इसके पारिस्थितिकी से जस्ट पहले जो समझाया वो सारे टॉपिक्स धीरे धीरे एक एक क्रम में करके पढ़ेंगे। तो माहौल वाला जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। इस माहौल को आप बनाइए, एप्लीकेशन पर है आपके बैच में, जितने बार चाहो उतने बार आप देख सकते हो। 3 बार 5 बार वाला रिस्ट्रिक्शन हटा दिया हूँ, तो आप जितने बार चाहो उतने बार एप्लीकेशन पे जाके अपने बैच में देखो, रिवाइज करो। कल की क्लास में जब हम मिलेंगे तो लेक्चर 01 करेंगे और रियल शुरुआत हमारी होगी वहीं से। ये तो ट्रेलर था, हर एक टॉपिक को शुरू करने से पहले माहौल बनाने के लिए मैं लेक्चर 00 करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, काफ़ी समय भी हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। सबको जप नाम। थैंक यू।